स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल नर्सिंग ज्ञान कोर्स में। मेरा नाम है चंदन और आप देखना शुरू कर चुके हैं मेंटल हेल्थ नर्सिंग से जीएनएम सेकंड ईयर वालों के लिए कुछ इंपॉर्टेंट परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को। साथ ही इस वीडियो में उनका फुल डिस्क्राइब भी मिलने वाला है। आशा करते हैं वीडियो पसंद आएगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही वीडियो को लाइक तथा अपने दोस्तों में भी जरूर शेयर कीजिए। चलिए बढ़ते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। आज का जो पहला क्वेश्चन है वह है मानसिक और रक्षात्मक प्रणाली को डिफाइन करना है, यानी मेंटल एंड डिफेंस मैकेनिज्म जो होता है उसी को आज हम लोग डिफाइन करने वाले हैं। ठीक है, तो ये जो होती हैं वे तकनीक अथवा विधियाँ होती हैं जिनका प्रयोग व्यक्ति तनाव और चिंता कम करने अथवा द्वंद्व को सुलझाने के लिए करता है। अर्थात ये वैसी तकनीक या विधियाँ होती हैं, यानी मेंटल एंड डिफेंस मैकेनिज्म वैसी तकनीक या विधियाँ होती हैं जिनका उपयोग व्यक्ति तनाव और चिंता को कम करने के लिए अर्थात द्वंद्व को सुलझाने के लिए करता है। ठीक है, ये व्यक्ति का प्रारंभिक सुरक्षा प्रदान करती हैं, जबकि सभी लोग गंभीर भावनात्मक तनाव के समय विभिन्न पद्धतियों का उपयोग करते हैं, लेकिन ज़्यादातर परिस्थिति में इनका निरंतर प्रयोग समस्याओं का संकेतक होता है। यानी एक से ज़्यादा बार प्रयोग किया जाए या हमेशा प्रयोग में लाया जाए तब ये जो होती हैं वो गंभीर समस्या को उत्पन्न कर सकती हैं। ये जो होती हैं उनका उपयोग हम लोग तनाव और चिंता को कम करने के लिए या जो अंतर्द्वंद है उसको सुलझाने के लिए करते हैं। अगला है इसकी संरचना, यानी मेंटल मैकेनिज्म के क्या क्या क्लासिफिकेशन है उसी को हम लोग देखेंगे। तो इसको दो प्रकार से में बांटा गया है। पहला सकारात्मक मनोरचनाएं जिसे हम लोग पॉजिटिव डिफेंस मैकेनिज्म बोलते हैं, और दूसरा होता है निगेटिव डिफेंस मैकेनिज्म। ठीक है, पहला पॉजिटिव डिफेंस मैकेनिज्म और दूसरा निगेटिव डिफेंस मैकेनिज्म, जिसके अंतर्गत पहले जो पॉजिटिव डिफेंस मैकेनिज्म आते हैं उसमें पहला क्षतिपूर्ति होता है, यानी जो भी कमियां हैं उसको दूर करने का प्रयास किया जाता है। दूसरा सब्स्टिट्यूशन होता है, यानी प्रतिस्थापन, यानी अगर एक लक्ष्य ना मिले तो उसके एवज में या उसके बदले में दूसरा लक्ष्य निर्धारित होता है। साथ ही इसमें तीसरा जो होता है वो होता है उन्नयन, यानी सब्लिमेटेशन, जिसमें यौन संबंधी और आक्रामक प्रवृत्तियों का व्यक्तित्व और सामाजिक रूप से स्वीकार प्रसारण की ओर मोड़ना जैसी रचनात्मक विधियाँ शामिल होती हैं। तीसरा युक्तिकरण, यानी रेशनलाइजेशन, ठीक है, जिसमें दृष्टिकोणों, विश्वास और व्यवहारों की उचितता के लिए किसी व्यक्ति द्वारा पेश किए गए तर्क संगत और युक्तपूर्ण स्पष्टीकरण जो अन्य स्थितियों में अस्वीकार्य होती हैं। पांचवा दमन, यानी रिप्रेशन, द्वंद्व पैदा करने वाले और दुखदायी विचारों, प्रवृत्तियों, भावनाओं और क्रियाओं का अवचेतन रूप से अनैच्छिक तौर पर भूल जाना, यही दमन होता है। साथ ही खंडन करके, अगर कोई बात हमको पच नहीं रही है या फिर अगर कोई बात हमारे लिए अच्छा नहीं है तो उसको इनकार करके भी हम लोग इसको पैदा करते हैं। साथ ही इसमें अनडूइंग, यानी सुधारीकरण द्वारा भी किसी गलती को सुधार के भी या किसी व्यवहार को सुधार के माफ़ी मांग के और इसको करते हैं। साथ ही आइडेंटिफिकेशन, यानी तदात्मक द्वारा भी इसका किया जाता है, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण जो कार्य होता है वो सुपर ईगो का होता है। साथ ही इसमें ट्रांसफेरेंस, यानी स्थानांतरण करके भी इसमें सकारात्मक जो रक्षात्मक प्रणाली है उसको लाया जाता है। ठीक है, अब बढ़ेंगे हम लोग नकारात्मक रचनाएं की तरफ। ठीक है, अभी हम लोगों ने सकारात्मक रचनाएं को देखा था, अभी हम लोग देखेंगे नकारात्मक मनोरचनाएं या रचनाएं। इसमें पहला आता है समन, यानी सुप्रेशन, जैसे कुछ विशेष अवस्थाओं जैसे कष्ट कारक विचारों, प्रवृत्तियों, भावनाओं और परिस्थितियों को अचेतन रूप से अनैच्छिक तौर पर भूल जाना। दूसरा होता है विस्थापन, ठीक है, यानी किसी वस्तु से संबंधित भावनाएं जो होती हैं उसके जगह पे सुरक्षित प्रतिस्थापित स्थिति या वस्तु से जुड़ जाना। साथ ही विड्रॉल, ठीक है, किसी अलग भावनात्मक या उत्तरदायित्व से बचना। साथ ही प्रक्षेपण, जिसे प्रोजेक्शन बोलते हैं, उसके कारण भी ये नकारात्मक प्रवृत्तियाँ आती हैं या नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। साथ ही प्रतिगमन, जिसे रिग्रेशन बोलते हैं, उसके कारण भी ये समस्याएं उत्पन्न होती हैं। स्थिरीकरण, जिसे फिक्सेशन बोलते हैं, जिसमें कोई व्यक्तित्व का एक बिंदु पर आकर स्थिर हो जाता है और वह व्यक्त होने के बाद भी अपरिपक्व व्यवहार दर्शाता है, उसी को हम लोग स्थिरीकरण बोलते हैं, जो कि एक नकारात्मक मेंटल मैकेनिज्म का हिस्सा है। साथ ही प्रतिक्रिया निर्माण, जिसमें अचेतन रूप से अस्वीकार भावनाओं को पीछे धकेल देना और बिल्कुल विपरीत ढंग से व्यवहार करना भी शामिल होता है। साथ ही मनोविच्छेदन, जिसे हम लोग डिसोसिएशन के नाम से जानते हैं, उसमें दुखद अनुभव को आंशिक रूप से भूल जाना और अपने जिम्मेवारियों के प्रति लापरवाह होना भी शामिल होता है, जिसे हम लोग पार्शियल एमनेसिया भी बोलते हैं इसको। साथ ही रूपांतरण, यानी कन्वर्सन द्वारा भी ये नकारात्मक मनोरचनाएं आती हैं। साथ ही कल्पना तरंग जो होती है, जिसे हम लोग फैंटेसी बोलते हैं, जिसमें व्यक्ति कल्पना या इच्छाओं पर जीता है, उसके द्वारा भी नकारात्मक जो मनोरचनाएं आती हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला है भारत में मनोरोगी नर्सिंग का इतिहास। ठीक है, जो भी साइकेट्रिक नर्सिंग है
उसका भारत में क्या इतिहास रहा है। तो सम्राट अशोक द्वारा 273-232 BC द्वारा मनोरोगियों के लिए मनोरोग अस्पताल की स्थापना की गई थी। यानी भारत में जो भी अभी तक ज्ञात है उसमें सम्राट अशोक जो थे उनके द्वारा सबसे पहले मनोरोगियों के लिए मनोरोग अस्पताल स्थापित किया गया था। साथ ही इसके बाद 700 BC में भारतीय सामाजिकों ने मनोरोग के कारण की सूची प्रस्तुत की थी। 1787 में अंग्रेजों द्वारा बंगाल में लुनेटिक एसलम का निर्माण किया गया था। साथ ही 1793 में मद्रास में लुनेटिक एसलम की स्थापना की गई। 1873 में बेंगलोर में लुनेटिक एसलम की स्थापना हुई। 1912 में इंडियन लुनेसी एक्ट पास हुआ। 1918 में अंग्रेजों द्वारा रांची में यूरोपियन मेंटल हॉस्पिटल की स्थापना की गई। 1933 में कलकत्ता में प्रथम मनोरोग विभाग की स्थापना, जो कार्माइल अस्पताल, उस समय का जो नाम था कार्माइल अस्पताल, जो अभी आरजीकर अस्पताल है, वहाँ स्थापित हुआ था। साथ ही 1937 में मद्रास सरकार द्वारा 3 माह का साइकेट्रिक नर्सिंग कोर्स भी प्रारंभ किया गया। 1946 में बीएससी नर्सिंग पाठ्यक्रम की शुरुआत तथा राजकुमारी अमृत कौर नर्सिंग कॉलेज की स्थापना हुई। 1947 में इंडियन नर्सिंग काउंसिल की स्थापना हुई एवं आईएनसी द्वारा नर्सिंग पाठ्यक्रम में साइकेट्रिक नर्सिंग को शामिल किया गया। साथ ही 1946 में बेंगलोर में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरोसाइंस, जिसे NIMHANS बोलते हैं, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरोसाइंस की स्थापना होती है। साथ ही 1947 के पश्चात भोर कमेटी की अनुशंसा पे, ठीक है, 5 मनोचिकित्सालय की स्थापना की गई, जिसमें 1947 में अमृतसर, 1953 में हैदराबाद, 1958 में श्रीनगर, 1960 में जामनगर तथा 1966 में दिल्ली में स्थापित किया गया। ठीक है। साथ ही 1956 में NIMHANS, जो कि ऊपर हमने बताया, उसके अंतर्गत 1 वर्षीय साइकेट्रिक नर्स के पोस्ट सर्टिफिकेट कोर्स की भी शुरुआत हुई। साथ ही 1965 में INC द्वारा साइकेट्रिक नर्सिंग को BSc नर्सिंग में अनिवार्य रूप से शामिल किया गया। 1966 में INC द्वारा साइकेट्रिक नर्सिंग को GNM में एक घटक के रूप में शामिल किया गया है, यानी GNM में भी इसको शामिल किया गया। साथ ही 1975 में साइकेट्रिक नर्सिंग PG प्रोग्राम सर्वप्रथम RAK कॉलेज ऑफ नर्सिंग दिल्ली में शुरू हुआ। इसके पश्चात 1978 में PGT चंडीगढ़, 1980 में SNDT बॉम्बे, 1987 में CMC वेल्लोर और लुधियाना में शुरू हुआ। 1988 में NIMHANS ने MSc साइकेट्रिक की नर्सिंग की शुरुआत की। साथ ही 1982 में भारत सरकार ने नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम पूरे देश में लागू किया। 1986 में साइकेट्रिक नर्सिंग के सभी पहलुओं को GNM में पढ़ाना अनिवार्य हुआ और 1987 में संसद द्वारा इंडियन मेंटल हेल्थ बिल पारित हुआ था। अब हम लोग बढ़ेंगे मनोरोग विज्ञान के इतिहास के कुछ प्रमुख काल के बारे में। ठीक है, तो पहला जो पीरियड है वह अत्याचार काल है, जिसे हम लोग पीरियड ऑफ परकशन के नाम से जानते हैं, जो 1552 BC से 1400 AD तक चला था। दूसरा होता है पृथ्वीकरण काल, जिसे पीरियड ऑफ सिग्रीगेशन और एसलम पीरियड बोलते हैं, जो 1945 AD से 1800 AD तक चला था। तीसरा मानवतावादी काल, जिसे हम लोग ह्यूमैनिटेरियन पीरियड बोलते हैं, जो 1745 AD से 1826 AD माना जाता है। साथ ही वैज्ञानिक दृष्टिकोण काल, जिसे हम लोग साइंटिफिक एटीट्यूड पीरियड बोलते हैं, तो 1796 से 1960 AD तक चला था। और पांचवा जो है वो रोकथाम काल यानी प्रिवेंशन पीरियड जो है वो 1960 से 21वीं सेंचुरी तक ये कुछ प्रमुख इतिहास रहा है मनोरोग से संबंधित। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। आशा करते हैं वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही वीडियो को लाइक तथा अपने दोस्तों में भी जरूर शेयर कीजिए। अगर आप इस वीडियो से संबंधित PDF को देखना चाहते हैं तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मौजूद है, जिस पे आप टाइप करके PDF को देख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।